जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। दोस्तों अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपकी सीयूटी एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं सीयूटी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व कराऊं, क्योंकि मेरा सिलेबस हो चुका है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी 2023 हिस्ट्री डोमेन का जो है सेकेंड शिफ्ट का पेपर, जो 19 जून को हुआ था दोस्तों। तो वो आज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सवाल किस तरीके के पूछे गए थे, ऑप्शंस किस तरह के थे। तो हम पूरा पेपर जो है आप लोग को मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ, एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीयूटी ब्लूम, और यहाँ पर आपकी तैयारी होती है पूरी सक्सेसफुल। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग जो है अपना ये पेपर शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा पेपर है। पूरे 50 सवाल हैं, 50 के 50 सवाल हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, फ़ायदा हो आप लोग को इस वीडियो से, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जो है आप लोग को, चूंकि आप लोग का पेपर जो होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर पे आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। तो किस तरीके से आप लोग को जो है सवाल मिलेगा। तो देखिए, पहले तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद में जो है क्वेश्चन आईडी भी लिखी होगी दोस्तों। ठीक है, और प्रत्येक, अगर आप लोग एक सवाल को सही करते हो तो आप लोग को जो है 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप लोग गलत करते हो तो आप लोग का 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को जो है पता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। तो जो आप लोग का पहला सवाल है हिस्ट्री डोमेन का जो आप लोग का पहला सवाल है 2023 19 जून का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट है। एक बार और बता देता हूं मैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ये जिन बच्चों ने ये पेपर दिया होगा उनसे ये सवाल पूछा गया था कि भाई कब जो है मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। यानी कि जो मगध की राजधानी है इसको जो है राजगिरी से बदल करके पाटलिपुत्र कब किया गया था। तो आप लोगों से ये सवाल पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना, जो इसका राइट आंसर है भी, वो है आपका 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो ये आपका जो है राइट आंसर है। इस तारीख को क्या किया था कि भाई मगध की राजधानी जो पहले राजगिरी हुआ करती थी उसको बदल करके क्या कर दिया गया, पाटलिपुत्र कर दिया गया। वर्तमान में जो पटना है ना, वो उस समय का पाटलिपुत्र हुआ करता था, या उसके आसपास का एरिया जो है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया। सारे सवाल एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देखिए, मैंने एक एक सवाल कहाँ से पूछा गया वो आप लोग को बाकायदा एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ एनसीईआरटी की बुक में से जो है हम लोग को पढ़ाया है। मैंने फैक्ट आपको दिखाया मैंने कि देखिए सवाल जो है इस लाइन से उठाया गया है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप जो है, क्योंकि ये पूरा पेपर आप लोग का बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 52। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा है, अगला सवाल आप लोगों से पूछा है कि इनमें से किसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो आप लोगों से एक बुक के बारे में पूछा है और उसके राइटर के बारे में पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आप लोग बुक्स वगैरह पे, राइटर्स वगैरह पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से यहाँ पर जो बुक पूछी गई है वो कौन सी बुक है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति। और इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना की है आपके हरिशेन ने। किसने की है दोस्तों, हरिशेन ने की है। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि भाई हरिशेन, ये आप लोग जब चैप्टर पढ़ोगे ना राजा, किसान और नगर, तो उसके अंदर ये प्रॉपर डिटेल में दिया गया है। हरिशेन एक तरह से राजकवि थे। किस राजा के राजकवि थे दोस्तों, तो समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त एक राजा हुए हैं जिनको हम लोग भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। तो समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे उनका नाम था हरिशेन। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रशस्ति का मतलब होता है एक तरह से अप्रिसिएशन, किसी की तारीफ करना। ठीक है, तो इसमें जो है समुद्रगुप्त की खूब सारी तारीफ की गई है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं जो आप लोगों से पूछा गया है 2023 के अंदर, और हो सकता है कि यही सवाल आप लोगों से 2025 सीयूटी में भी रिपीट कर लिया जाए। अगला सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई बौद्ध और जैन साहित्य में मगध की शक्तियों के लिए किन शासकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया गया था। अब देखिए, सवाल एक बार और पढ़ देता हूं कि भाई बौद्ध और जैन साहित्य में मगध की शक्तियों के लिए किन शासकों की नीतियों को जो है जिम्मेदार बताया गया था। तो आप लोग इस सवाल को किस तरह से डील कर सकते हो, आप लोग इस सवाल को जो है
आप देखने का प्रयास करो कि ऐसा कौन सा राजा था, किंग था, जिसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो आप लोग पहले उन राजाओं को ढूंढना शुरू कीजिए। तो बौद्ध धर्म को किस किस राजा ने पहले बढ़ावा दिया था? सम्राट अशोक के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। इन्होंने कितने सारे अभिलेख लिखवाए, कितने सारे जो है बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया इन्होंने। अपने पुत्र को और पुत्री को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो ये सम्राट अशोक तो भाई हैं, इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। फिर चंद्रगुप्त, ये भी हैं। तो देखिए बी और ई कौन से ऑप्शन के अंदर आता है? बी और ई जहाँ पर आ रहा होगा ना वो राइट आंसर होगा। तो बी और ई यहाँ तो आता नहीं है, यहाँ है नहीं, यहाँ पर केवल ई है, यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी डी ई। बी डी वो राजा थे जैसे कि बी डी चंद्रगुप्त, महापद्मनंद और सम्राट अशोक। ये तीन ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में जो है बहुत भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी डी ई। बी डी किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर सेकेंड के अंदर। तो इस तरीके से भी आप लोग जो है ना एलिमिनेशन एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप लोग जो है आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे, इसका उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा था? अगेन एक बुक के बारे में आप लोगों से सवाल पूछ दिया। तो अगला सवाल क्या है? वो आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, यानी कि एक ऐसी बुक बताइए इनमें से, इन चारों में से, जो एक व्याकरण का ग्रंथ है, एक ग्रामर है दोस्तों। तो भाई ग्रामर कौन सी बुक है? ग्रामर है आपकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है दोस्तों, जिसके अंदर संस्कृत के व्याकरण के नियम लिखे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी। अब हो सकता है कि 2025 का जो CUT होने वाला है उसके अंदर आपसे अष्टाध्यायी के लेखक का नाम पूछ ले। क्या पूछ ले दोस्तों? लेखक का नाम पूछ ले। तो आप लोग को पता होना चाहिए अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम है पाणिनि। क्या नाम है दोस्तों? पाणिनि, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग नाट्यशास्त्र, मनुस्मृति, सुश्रुत संहिता, इन सारे बुक्स के राइटर के बारे में भी पूछ ले। तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग इन तमाम बुक्स के राइटर्स के नाम जो है आप लोग ढूंढिए और कॉपी में लिखिए। इसी तरीके से आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। एक क्या है? व्याकरण का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या है कि भाई सांची को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? भाई सांची को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1989 के अंदर। 1989 के अंदर जो है सांची को जो है विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है? अगेन बुक के बारे में या ग्रंथ के बारे में पूछ लिया आप लोगों से। तो भाई CUT का सबसे फेवरेट जो सेगमेंट है ना वो बुक्स एंड ऑथर्स है। तो जितनी बुक्स हो सके आप लोग NCERT में से बुक्स सारी लिख लीजिए, उनके ऑथर भी लिख लीजिए। अगला सवाल, इनमें से किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है? तो भाई किस बौद्ध ग्रंथ के अंदर जो है गौतम बुद्ध जी ने जो शिक्षाएं, टीचिंग्स दी थी उसके बारे में जिक्र किया गया है भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि भाई बौद्ध धर्म से जुड़ी 3 किताबें हैं। एक होगी आपकी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इन तीनों में से केवल सुत्त पिटक के अंदर ही जो है बुद्ध जी की शिक्षाएं दी गई हैं, जिसमें उन्होंने अपने सारे ज्ञान दिए हैं, शिक्षा दी है, ठीक है। कि किस तरीके से जो भिक्षु और भिक्षुओं को अपना जीवन व्यतीत करना है, लोगों को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो उनसे रिलेटेड जो है उन्होंने काफ़ी सारी टीचिंग्स इसके बारे में बताई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, फ़ायदेमंद है, इन्फॉर्मेटिव है, आप लोग को लगता है कि आप लोग की CUT की प्रिपरेशन में ये मददगार साबित है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है CUT ब्लूम, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल, अभी काफ़ी सारी जो है स्टेटमेंट्स आ गई है और इन स्टेटमेंट को जो है कालक्रमानुसार जो है अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं पहले कि भाई स्टेटमेंट पहली क्या बोल रही है कि भाई 1854 में वॉल्टर एलियट ने अमरावती की यात्रा की और कई मूर्तियों और पट्टिकाएं जमा की।
फिर अमरावती की पट्टिकाएं मद्रास के भारतीय ऑफिस सहित अलग अलग जगहों पर ले जाए गए, जहां जैसे मद्रास को इंडिया ऑफिस। स्थानीय राजा को अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने अमरावती स्थल की जो है यात्रा की। अब इनमें से आप लोग को बताना है कि अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद में कौन सी घटना हुई, है ना। एक ऑर्डर में इसको जो है अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी घटना हुई दोस्तों। सबसे पहले जो घटना हुई थी वो हुई थी आपकी, अचानक से जो है स्थानीय राजा को एक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिलते हैं। तो ये घटना सबसे पहले होती है, तो सी सबसे पहले। तो देखिए एक हम लोगों ने ढूंढा कि हमको आंसर मिल गया पूरा। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद में क्या होता दोस्तों, इसके बाद में कॉलिन मैकेंजी जो नामक कॉलिन मैकेंजी, इसको एक बार इरेज कर देता हूँ मैं, इरेज। हाँ, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले होता है आपका स्थानीय राजा को अचानक से अमरावती के स्तूप के अवशेष मिलते हैं। ये घटना सबसे पहले होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये CDAB। इसके बाद में कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने अमरावती स्थल की यात्रा करी, ठीक है। इसके बाद में कौन सी घटना होती है, इसके बाद में घटना होती है कि भाई 1854 में वॉल्टर एलियट ने अमरावती की यात्रा की और कई मूर्तियों और पट्टिकाएं जमा करने लग गया। फिर इसके आखिरी में कौन सी घटना होती है, तो इसके आखिरी में घटना होती है कि भाई अमरावती की पट्टिकाएं मद्रास के भारतीय ऑफिस सहित अलग अलग जगहों पर ले जाए गए, ठीक है, मद्रास को इंडिया ऑफिस। तो ये घटनाएं आप लोग को अरेंज करनी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इस तरीके से आप लोगों से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी जो है CUT बेहिचक पूछ सकता है। वो ये चेक करने के लिए पूछ सकता है कि भाई क्या बच्चों ने सच में अच्छी तरह से NCERT को पढ़ा है, क्या उनको सच में अच्छी तरह से नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा स्टेटमेंट, और बोल रहा है कि भाई सही स्टेटमेंट आप लोगों को ढूंढनी है। इसमें से क्या ढूंढना है दोस्तों, सही स्टेटमेंट का जो है इसमें से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरह के सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक गलत स्टेटमेंट ढूंढो और सवाल को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और आंसर तक पहुंचो। तो एक हमें गलत स्टेटमेंट इसमें से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेट मी चेंज द कलर, कि वे बोधिसत्व वे कृपालु हैं जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए उत्सुक रहते हैं। तो भाई इसमें तो कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद में हीनयान का अर्थ उच्चवान तथा महायान का अर्थ निम्नवान था। ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये थोड़ा डाउट है, इसके अंदर थोड़ा डाउट है। उसके बाद में अगला, वैष्णव परंपराओं में अवतारों को मान्यता दी गई है। भाई सही बात है, वैष्णव परंपरा जिसके अंदर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, तो विष्णु भगवान के कई सारे अवतार माने जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी हो गए, जगन्नाथ जी हो गए। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, C स्टेटमेंट एंड A स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उसके बाद में शिव को लिंग के रूप में सांकेतिक किया गया है, ये भी सही है। शिव जी को जो है लिंग के रूप में पूजा जाता है, संकेत किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मंदिर का ऊंचा हिस्सा गर्भगृह कहलाता था, ये तो गलत लग रहा है भाई। और छोटा चौकोर कमरा शिखर कहलाता, ये तो उल्टा हो गया। मंदिर का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। शिखर का मतलब ही क्या होता है, ऊंचाई होता है। और जो छोटा चौकोर कमरा होता है उसको गर्भगृह बोलते हैं। तो इसमें गलत स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, इसमें गलत स्टेटमेंट आपकी ये वाली है, स्टेटमेंट E गलत है और स्टेटमेंट B गलत है। तो B और E काट दीजिए, जहां पर भी B और E है उसको आप काट दीजिए। B इसमें भी है, B इसमें भी है, E इसमें भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। कितनी आसानी से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। एक गलत स्टेटमेंट आप लोग को सही सवाल तक पहुंचा सकती है। तो बस आप लोग को विकल्प में से क्या करना है कि गलत स्टेटमेंट, पहले गलत स्टेटमेंट को देखना है, फिर ऑप्शंस में तो उस जहां पर वो है उसको काटना है, अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये टेक्निक समझ में आई होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है, यहाँ पर जो है आप लोगों से मिलान करने के लिए सवाल दिया है। ठीक है, मिलान करना आप लोगों को। इस सवाल को जो है थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करेंगे, इस सवाल को भी छोड़ेंगे हम लोग। तब तक आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल देखिए आप लोग, कितना बेसिक सा सवाल है, यात्रियों के नजरिए चैप्टर से सवाल पूछा गया है। सवाल देखिए क्या है, सवाल पढ़ता हूं मैं। किस विदेशी यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े, ऊंट और गुलाम उपहार के लिए खरीदे।
तो आप लोगों ने पढ़ा है भाई यात्रियों के नज़रिए के अंदर हम लोगों ने 3 यात्रियों के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर हम लोगों ने अल बरूनी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में इब्न बतूता, फ्रांसो बर्नियर। तो ये बोल रहा है कि भाई कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े, ऊंट और गुलाम उपहार के लिए खरीदे। तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा यात्री गया था? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, ठीक है ना, इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इब्न बतूता। अब आप लोगों से अगले साल, सॉरी इस साल आप लोगों से क्या सवाल पूछ सकता है? आप लोगों से पूछ देगा कि भाई बताइए रिहला पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। रिहला पुस्तक का लेखक कौन है? किसने लिखी है दोस्तों? इब्न बतूता ने लिखी है। तो बुक्स आप लोग हमेशा जो है ध्यान में रखिए। हो सकता है कि भाई आपसे अल बरूनी की पुस्तक के बारे में पूछ दे, किताब उल हिंद। हो सकता है कि आप लोगों से फ्रांसो बर्नियर की पुस्तक के बारे में पूछ दे, ट्रेवल्स टू द मुगल एम्पायर। तो इस तरीके से आप लोग को जो है हमेशा तैयार रहना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है ये भी देखिए। बैक टू बैक 2 सवाल आप लोगों से एक ही चैप्टर से पूछे, यात्रियों के नजरिए, ठीक है। ये सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा यात्री एक इतिहासकार, डॉक्टर और राजनीतिक चिंतक था? भाई तो आप लोग को बताना है कि भाई ऐसा कौन सा यात्री था जो एक हिस्टोरियन भी था, एक आप डॉक्टर भी था और एक राजनीतिक चिंतक भी था, ठीक है ना, पॉलिटिकल थिंकर भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फ्रांसो बर्नियर, ठीक है दोस्तों। फ्रांसो बर्नियर एक इतिहासकार भी था, डॉक्टर भी था और राजनीतिक चिंतक भी था दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसो बर्नियर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये सवाल और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। अगला सवाल आप लोगों से पूछा है कि भाई निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12वीं शताब्दी तक आते आते भगवान जगन्नाथ को मुख्य देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया? आप देखिए इस सवाल को मेरे हिसाब से वही बच्चा अच्छी तरह से सॉल्व कर पाया होगा जिस बच्चे को भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में पता होगा कि भाई ये मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। हाँ, बाकी बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर से ये सवाल चला गया होगा। तो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है कि भाई भगवान जगन्नाथ जी जो है मुख्य देवता के रूप में कहाँ पर पूजे जाते हैं या इनका मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए जय जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो है आपका पूरी उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पर रथ यात्रा बड़ी फेमस है, आप लोगों को पता है, वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा होती है एक, जिसमें रथ जो है ले जाया जाता है। तो ये कहाँ पर है? पूरी उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल मंदिर से पूछ लिया है, ठीक है। सवाल क्या है कि भाई गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर किस देवता को समर्पित है? भाई कौन से देवता है जिनको ये मंदिर डेडिकेटेड है? तो ये मंदिर जो है आप लोग को शिव भगवान, ठीक है ना, उनको समर्पित है, उनको जो है डेडिकेटेड है। इस तरीके के सवाल भी आप लोगों से पूछे जाएंगे सीयूटी के अंदर, मंदिर, उनकी लोकेशंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव भगवान को जो है ये मंदिर डेडिकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा गया है कि भाई अरब मुस्लिम व्यापारियों ने जो मालाबार तट पर जाकर बसे, भाई अरब मुस्लिम व्यापारी आए थे मालाबार तट, यानी कि आप लोगों को पता है कि भारत जो है, भारत के वो राज्य जो समुंदर से, रुक जाइए 2 मिनट, जो समुंदर से जो है बाउंड्री टच करते हैं, जैसे कि आप लोग केरल, मालाबार केरल को बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया दोस्तों? मालाबार जो है केरल, उसके बाद में कन्नड़। तो ये सवाल जो है आप लोगों से पूछा गया है, जो मालाबार का मतलब आप लोग समझिए केरल, तट पर जाकर बसे और उन्होंने निम्नलिखित में से किसको अपनाया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहली बात तो केरल के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, या मालाबार के अंदर थोड़ा सा केरल का भी हिस्सा आता है और थोड़ा सा तमिलनाडु का भी हिस्सा आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने जो है तमिल भाषा को, कौन सी भाषा को दोस्तों, कौन सी भाषा को अपनाया? उन्होंने तमिल भाषा को अपनाया। उसके बाद में पितृ प्रधानता को उन्होंने अपनाया और उसके बाद में मातृकुल आवासियों को उन्होंने जो है अपनाया। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा BDE। क्या हो जाएगा? BDE इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से भी सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये आप लोगों से पूछा गया है
कि भाई निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत में मुद्रा हस्तांतरण करने की भूमिका निभाई। भाई जो मुद्रा का हेर फेर करता था, फेरबदल वगैरह करता था, ऐसा कौन सा बंदा था, प्रोफेशन कौन सा था, कौन सा, तो उसको बोलते थे श्रॉफ, या जिसको हम लोग बोलते हैं सराफ। ये आप लोग जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर ये दे रखा है। जब आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो साइड में ब्लू बॉक्स, पिंक बॉक्स होते हैं ना, इसके अंदर जानकारी लिखी होती है, उसी में शराफ के बारे में दे रखा है कि भाई शराफ जो है मुद्रा हस्तांतरण करने का काम करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रॉफ। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई कौन से मुगल शासक ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। यानी ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने सोच समझ करके जो है मुगल कोर्ट का जो लैंग्वेज था वो फारसी रखा था। तो भाई एक ही राजा था जो थोड़ा समझदार लगता था, है ना, वो था आपका अकबर। ठीक है ना, अकबर ने जो है मुगल शासक अकबर था जिसने सोच समझकर फारसी को जो है दरबार की मुख्य भाषा बनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। तो आप लोगों से सवाल पूछ सकता है 2025 में कि भाई कौन सा बादशाह था जिसने अपने दरबार की भाषा जो है फारसी रखी थी, तो अकबर है। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई उज़्बेकों द्वारा किसे अपने मातृभूमि केंद्र एशिया के फरगना से भगाया गया था। फिर वो भारत के अंदर आता है, फिर भारत के अंदर एक साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर के भाइयों ने, चचेरे भाइयों ने जो है उसको, उसका जो पैतृक गांव था या पैतृक स्थान था वहाँ से जो है उसको भगा दिया था। ठीक है, और जो है अपनी जान बचा करके भारत के अंदर आता है और यहाँ पर इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 के अंदर जो है उसको हरा करके भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोगों से देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान वाला सवाल आ गया आप लोगों से। ठीक है, मिलान वाला सवाल आ गया। तो इसमें जो है राजा एक तरफ दे रखा है और इनका जो है शासनकाल, कब से कब तक इन्होंने शासन किया है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर ने 1556 के अंदर पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो उसे जीता और वहाँ से जो है इसने शासन करना शुरू कर दिया। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड। ए का सेकंड ढूंढिए, ए का फर्स्ट काट दीजिए, इसको ए का फोर्थ काट दीजिए। तो ए का सेकंड थर्ड में भी है और ए का सेकंड फोर्थ में भी है। अगला है हुमायूं। अगला राजा कौन सा है दोस्तों, हुमायूं। हुमायूं जो है वो कब से कब तक शासन करता, 1530। तो भाई बी का फर्स्ट देखिए, बी का फर्स्ट तो इसके अंदर है नहीं तो इसको काट दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया, तो शाहजहां ने किया था भैया आपका 1628 में। कब किया था दोस्तों शासन शाहजहां ने, 1628 में। जहांगीर ने कब शासन किया था, 1605 के अंदर। ठीक है, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि भाई जमींदार द्वारा नियुक्त कौन सा अधिकारी था जो उसके जमींदारी क्षेत्र से कर वसूलता था, टैक्स की वसूली करता था जमींदार के नाम पे। और जमींदार ने उसको जो है अपॉइंट कर रखा था कि भाई जा, मैं सारे गांव में तो जा करके टैक्स नहीं ले सकता, तू मेरे नाम पे जो है, मेरी अथॉरिटी पे जो है टैक्स कलेक्ट करके ला करके मुझे दे, फिर मैं अंग्रेजों को ले जा करके टैक्स जमा कराऊंगा। उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे दोस्तों अमला। क्या बोलते थे, अमला। अमला वो अधिकारी था जो जमींदार के नाम पर टैक्स वसूलता था। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब आप, हाँ आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 18वीं शताब्दी के राजस्व अभिलेखों में राजमहल पहाड़ियों के पास पहाड़ी समूह जाना जाता था। यानी कि राजमहल पहाड़ियों के आसपास जो लोग रहते थे ना, उनको कौन से नाम से जाना जाता था। बड़ा बेसिक सा पूछा है इसके अंदर। उन्हें पहाड़ी लोग ही बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, उन्हें क्या बोलते थे, उन्हें पहाड़ी लोग बोलते थे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई संथाल लोग कौन सा औजार का उपयोग करते थे, हल का उपयोग करते थे, कुदाल का उपयोग करते थे। और सेम टू सेम पहाड़ी लोगों के बारे में बताइए कि वो लोग किस चीज़ का उपयोग करते थे जमीन को खोदने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भाई बंगाल में जो है राजा शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ शासक है, यानी कि बहुत पावरफुल इंसान, अधिकतर किसको चिन्हित करता था। ये शब्द जो है किसके लिए यूज किया जाता था। क्या एक सैन्य अधिकारी के लिए, भाई बिल्कुल भी नहीं। क्या अमीर किसान के लिए, क्या अमीर किसान इतना पावरफुल हो सकता है क्या, नहीं। या फिर गांव का मुखिया, जब अमीर किसान नहीं तो गांव का मुखिया क्या। उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जमींदार।
जमींदार के लिए एक तरह से जो है राजा शब्द का उपयोग होता था, है ना। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्तिशाली जमींदार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब लागू किया गया था। एनसीईआरटी में सेम टू सेम स्टेटमेंट उठा करके सवाल पूछा है, एक लाइन को उठा करके इन्होंने सवाल बनाया, कुछ भी फेर बदल नहीं। पूरी की एनसीईआरटी की बुक आप लोग पढ़ोगे ना, तो उसमें से चैप्टर सीधे उठा करके इन्होंने सवाल पूछा है। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद में देहात, उसी चैप्टर में से पूरा एक लाइन उठा करके इन्होंने सवाल बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1820 में जो है बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दक्कन दंगा आयोग, या दक्कन में दंगा कब होता है। तो ये सवाल आप लोगों से मुझे लगता है पूछा जाएगा। तो ये 1875 के अंदर हुआ था। ये सब डेट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, डेट्स का नाम लिया और यहाँ पर देखिए सूची 1 सूची 2 मिलान आ गया। तो इसको भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। इस तरीके के सवाल आप लोग को मिले तो पहले आप वहाँ से स्टार्ट करो जो आप जानकारी आप लोग को पता है, और विकल्पों को काटना शुरू करो। ठीक है, जैसे कि मेरे को यहाँ पर क्या पता है, दक्कन दंगा पता है, ये कब हुआ था 1875। तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो ढूंढो बी का फोर्थ, जहाँ पर नहीं उसको काट दो, यहाँ पर बी का सेकंड है काट दो, बी का फर्स्ट है काट दो। ठीक है, बाकी थर्ड एंड फोर्थ में बी का फोर्थ है। अगला जानकारी ढूंढने की कोशिश करो। जैसे मेरे को ये पता है कि भाई बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो 1793 के अंदर लागू किया गया था, यानी डी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो डी का थर्ड ढूंढिए, काट दो, राइट आंसर मिल गया मुझे। राइट आंसर फोर्थ है इसका, है ना भाई। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंदर लागू किया गया था। और अमेरिका के अंदर सिविल वॉर, नागरिक युद्ध कब हुआ था, 1861 के अंदर हो गया था। संथालों का उदय 1855-56। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को जो है अप्रोच करना है सवालों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और आंसर निकालने का प्रयास। किस वर्ष में ब्रिटिश शासन द्वारा अवध के नवाब को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बदल दिया गया था, यानी अवध के नवाब थे ना, नवाब वाजिद अली साहब, तो किस साल जो है उन पर सहायक संधि हस्ताक्षर करने के लिए बदल दिया गया था। तो भाई 1856। इसके अगले साल ही जो है 1857 की क्रांति हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1856। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद में अगला सवाल बड़ा बेसिक सा सवाल है, एनसीईआरटी से पूछा गया है। सवाल क्या पूछ रहा है कि भाई सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, है ना, किसने जो है सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था। तो इसको स्टार्ट किया था आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या था कि भाई वे एक सुप्रसिद्ध कवित्री थी, ठीक है, जिन्होंने झांसी की रानी के लिए लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसको किसने लिखा है, तो आप हम सब ने पढ़ा इसको, हम सब ने कक्षा 6 के अंदर पढ़ा होगा। कक्षा 6 की जो हिंदी की पुस्तक होती है उसके उसी में है ये, ठीक है, कविता। तो ये लिखा है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसको लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 1857 के विद्रोही नेता शाहमल ने किस क्षेत्र के किसानों को अपने साथ जोड़ा था दोस्तों, ताकि 1857 का क्रांति हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमहल और छोटा नागपुर की पहाड़ी के लोगों को। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजमहल और छोटा नागपुर पहाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आप लोगों से, जब सिपाहियों ने विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने 1857 के विद्रोह में पहली चीज क्या की थी। यानी कि जब सैनिकों ने जो है विद्रोह स्टार्ट कर दिया था तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले जो है शस्त्रागार पर कब्जा किया था। क्योंकि उनको पता है अगर हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो हमारे पास हथियार होने चाहिए, पूरे एमिनेशन होने चाहिए, तभी तो लड़ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शस्त्रागार पर कब्जा। ठीक है, हाँ। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा था 2023 के अंदर कि भाई तमिल शब्द पूरम का प्रयोग किया जाता है, यानी तमिल का एक शब्द है पूरम, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों नगर। क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगर। पूरम शब्द का मतलब क्या होता है, नगर। तो नगर कई बार जो है इंपॉर्टेंट शब्द वगैरह से भी सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी ने किसके सलाह पर या किसके परामर्श पर 1 साल तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की। ठीक है, एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठाया गया है, ठीक है, वहां से फैक्ट उठा करके सवाल पूछा गया है। सवाल है
कि भाई जब गांधी जी पहली बार अफ्रीका से आए थे भारत के अंदर, तो किसके कहने पे जो है 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया था। और वो इंसान जो है महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल जो हैं एक तरह से गुरु माने जाते हैं वो। तो वो हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी अपना जो है राजनीतिक पिता या राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को ये एडवाइस दी कि भाई गांधी, आप ऐसा कीजिए कि पूरे भारत को घूमिए 1 साल तक, तब आपको पूरे भारत की कंडीशन के बारे में समझ में आएगा और यही समझ जो है आप लोग को आंदोलन स्टार्ट करने में हेल्प करेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी पूछ सकता है कि भाई उनके जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता महाराष्ट्र से थे? कितना बेसिक सा सवाल है, हर बच्चे को पता है। महात्मा गांधी तो थे नहीं, महात्मा गांधी तो गुजरात के थे, पोरबंदर गुजरात के थे। ठीक है, उसके बाद में लाला लाजपत राय, ये नहीं थे, ये पंजाब के थे दोस्तों। कहाँ के थे? पंजाब के थे। विपिन चंद्रपाल बंगाल के थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, हाँ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। तो इसमें से आप लोगों को क्या पूछ रहा है कि भाई गांधी जी जहां भी जाते उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में अफवाहें फैल जाती। जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि भाई महात्मा गांधी से जुड़ी कई सारी अफवाहें थी, है ना। तो उन अफवाहों के आधार पर जो है आप लोगों से सवाल पूछा है। तो बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित 4 कथनों में से कौन सी अफवाह गांधी जी से जुड़ी नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो यही है कि भाई उन्हें ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं से सहयोग मिल रहा था। इसका आंसर जो है गलत है दोस्तों, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को गलत ढूंढना था ना, तो यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी पुस्तक डेविड हार्डीमैन द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें से जो डेविड हार्डीमैन एक लेखक है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो उन्होंने एक बुक लिखी थी गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, डेविड हार्डीमैन ने जो है ये बुक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, दोबारा जो है कालक्रमानुसार स्टेटमेंट्स को अरेंज करना। ये बहुत बेसिक सा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये हर साल इस तरह के सवाल आप लोगों से जो है राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट घटना होती है उनको जो है आप लोग को अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द डेट। तो देखिए, इन सब में से सबसे पहली घटना क्या हुई थी? इन सब में से सबसे पहली घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। तो डी सबसे पहले जहां पर होगा वो इसका राइट आंसर होगा। जहां पर बाकी सारे होंगे उसको काट दीजिए। यहाँ पर सी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर इसके बाद क्या शुरू हो गया? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने शुरू किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद क्या शुरू हुआ दोस्तों? उसके बाद शुरू हुआ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर उसके बाद में पूर्ण स्वराज की मांग शुरू हो गई दोस्तों। और उसके बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये डेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं टाइम लाइन से, जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 1937 और 1937 से लेकर 1939 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल सत्ता में आया था, यानी कि कितने प्रांतों में कांग्रेस को जीत मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 प्रोविंसेस में जो है कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कलकत्ता हत्याएं कब हुई थी दोस्तों? तो ये आपकी अगस्त 1946 के अंदर हुई थी। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर अगस्त 1946। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से पूछा गया, भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा के प्रारंभिक सत्रों में किसने संविधान निर्माण में हिंदी भाषा का प्रयोग की वकालत की थी? तो किसने बोला था भाई हिंदी भाषा जो होनी चाहिए? तो आर.वी. धुलेकर जी ने बोला था ये बात। ये भी सवाल जो है इन्होंने बिल्कुल डिट्टो स्टेटमेंट उठाई है एनसीईआरटी से, और जो है 4 विकल्प बना दिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई किसने ये संविधान सभा में यह बात बोली थी कि हमने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम सोचते हैं कि गणतंत्र यानी रिपब्लिक शब्द में यह अपने आप में निहित है। तो ये किसने बात बोली थी? तो ये बोली थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्टेटमेंट दी थी।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई भारतीय संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्य दोनों अपनी जिम्मेदारियों को बांटते हैं। तो आप लोग को पता है भाई 7वीं अनुसूची के अंदर जो है 3 लिस्ट है, केंद्र लिस्ट, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो केंद्र के जो संघ सूची है उसके अंदर केंद्र काम कर सकता है, राज्य सूची के अंदर राज्य स्टेट्स जो है वो कानून बना सकते हैं, और समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, स्टेटमेंट्स हैं और इनमें से बोल रहा है इसको भी जो है कालक्रमानुसार अरेंज करना है आप लोगों को, ठीक है। इसको भी क्या करना है कि कालक्रमानुसार आप लोग को अरेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ABDEC। ये जो है इसका एक अच्छा कालक्रमानुसार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, अब गद्यांश बेस आप लोगों से क्वेश्चन है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि वह किस स्थल से पक्की मिट्टी के हल्का खिलौना प्राप्त हुआ था, ठीक है। जहां पर जो है पक्की हुई मिट्टी के हल्का खिलौना प्राप्त हुआ था, जिससे कि इतिहासकारों ने ये अंदाजा लगाया था कि भाई हड़प्पा सभ्यता के अंदर लोग खेती करना जानते थे और उनके पास प्रॉपर औजार थे। तो भाई कहाँ से मिला ये, तो आप लोग का प्राप्त हुआ कहाँ से दोस्तों, ये आपका प्राप्त हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हरियाणा के बनावली क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, पक्की मिट्टी के हल्का खिलौना हरियाणा के बनावली क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई अफगानिस्तान में शोरतुगई स्थल से शिल्प उत्पादन से जुड़ी कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो भाई लाजवर्द मणि ये जो है शोरतुगई स्थल से प्राप्त होती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है, फिर दोबारा जो है कालक्रमानुसार इसको अरेंज करना है। क्या करना है दोस्तों, कालक्रमानुसार इसको अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 EDACB। ये जो है बिल्कुल परफेक्ट इसका राइट आंसर है, कालक्रमानुसार EDACB। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ये आप लोग की स्टेटमेंट दे रखी है और बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बताना आप लोगों को कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही है ना, वो कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, एक तो स्टेटमेंट आपकी बी सही है। ये क्या बोलता है कि भाई कालीबंगन में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, भाई सही बात है बिल्कुल। डी, धोलावीरा में जलाशय मिला है दोस्तों, है ना, विशाल स्नानागार जिसको हम लोग बोलते हैं। और स्टेटमेंट ई सही है कि भाई मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर के रूप में पहचाना गया था, भाई एक प्लानिंग तरीके से इसको बनाया गया था। तो ये जो है राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, BDE, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था, ध्यान से देखिए। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95। तो आप लोग को जो है सूची 1 और सूची 2 दे रखी है और इसको जो आप लोग को मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। मनकों का निर्माण कहाँ करते थे, मनकों का निर्माण आपका चनहुदड़ों में करते थे। उसके बाद में तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, तांबा आपका नागेश्वर से प्राप्त होता था। उसके बाद में आपका दोस्तों शैल वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती थी, तो ये आपकी प्राप्त होती थी खेतड़ी से। कार्नेलियम कहाँ से प्राप्त होता था, भरूच से प्राप्त होता था, जो गुजरात के अंदर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई उस पहले राजवंश का नाम बताइए जिसने विजयनगर साम्राज्य पर 1485 तक नियंत्रण किया था। तो आप लोगों को पता है, आप लोग को मैंने बताया था कि भाई विजयनगर साम्राज्य पर कई सारे वंशों ने जो शासन किया, संगम वंश, तुलु वंश, हुलु वंश, अराविदु वंश। तो जब सबसे पहले जिसने शासन किया था ना, वो थे आपके संगम। कौन थे दोस्तों, संगम वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है किस राजवंश ने केंद्र के केंद्र में आकर 1546 में से पेनुकोंडा से शासन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अराविदु। अराविदु वंश ने जो है शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 98। ये भी आप लोग को कालक्रम अनुसार अरेंज करना है।
काल क्रमानुसार इस सवाल को जो है आप लोग को अरेंज करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले है सुलु वंश ने तुलु वंश को हरा दिया, डी सबसे पहले आ जाएगा। तो जहां जहां पर डी नहीं उसको काट दीजिए। सुलु वंश ने सुलु वंश को हरा दिया, तुलु वंश को हरा दिया। उसके बाद में क्या है दोस्तों, बीजापुर के सुल्तान को कृष्णदेव राय ने हराया था, डी के बाद ई, डी के बाद दोनों में डी के बाद ई है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, अराविदु ने चंद्रगिरी से शासन किया, डी ई सी। तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, शहरों का निर्माण नगलपुरम कहलाता है और राक्षी तांगड़ी का युद्ध। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सही नहीं है, यानी आप लोगों को बताना, इसमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। क्या ढूंढना है दोस्तों, गलत स्टेटमेंट। तो इसमें गलत स्टेटमेंट क्या क्या है, पहले तो कृष्ण राय ने उड़ीसा के शासकों को हराया, भाई ये तो गलत है, सी गलत है। उसके बाद में अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की बड़ी खोज थी, 2 मिनट, ये भी गलत है दोस्तों। विजयनगर नामक शहर और साम्राज्य दोनों का था। ये सवाल 2 मिनट दोस्तों, ये गलत हो गया है। ये सही स्टेटमेंट, इसमें गलत स्टेटमेंट ये है। गलत स्टेटमेंट क्या है कि 1565 में तालीकोटाई की युद्ध में कृष्णदेव राय ने नेतृत्व किया था। गलत है दोस्तों, राम राय ने किया था, ये गलत स्टेटमेंट है। राम राय ने जो है इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो बी, जहां जहां पर बी नहीं है उसको आप काट दीजिए। तो भाई बी इसके अंदर नहीं है, बी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से राइट आंसर है। उसके बाद में दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के शासक खुद को नायक कहते थे, गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी जो है गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है, जैसे कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की बड़ी खोज थी, सही बात है। विजयनगर नाम शहर भी था और साम्राज्य दोनों का था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। आगे देखिए अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों से पूछा है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है, इसको भी आप लोग को मिलान करना है दोस्तों। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहमनी राजशाही की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1347 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के अंदर, हम सबको पता है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये आपकी हुई थी 1206 के अंदर। गजपति राजशाही की स्थापना कब हुई थी, तो 1435 के अंदर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये आप लोग का जो है दोस्तों CUT 2023 का जो है सेकंड शिफ्ट का सवाल है, 19 जून के अंदर पूछा गया था। ये मैंने आप लोग को पूरा पेपर दिखाया, उसको सोल्व कराया विद एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को काफ़ी बेनिफिट होगा, आप लोग को एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ 2024 CUT का पेपर। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए, प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट